नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। बात आज करेंगे आईएसआईएस की। आप जानते हैं ये एक ऐसा खूंखार आतंकवादी संगठन है जो कि इन दिनों बहुत तेजी से सक्रिय है, जिसका दायरा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इराक और सीरिया के बाद इसने अपनी चौहद्दी लांघ दी है और ये यूरोप में, अफ्रीका में और पश्चिम एशिया के देशों में आतंक फैला रहा है। आखिर क्या कुछ रणनीति है ऐसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए दुनिया की? हम जानते हैं कि इस समय रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका हमले कर रहा है आईएसआईएस के सर्वनाश के लिए। पर सवाल ये है कि क्या हम अपने आपसी मतभेदों को भुला पाएंगे? क्या हम एक रणनीति के साथ आगे बढ़ पाएंगे और इस वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला कर पाएंगे? और ख़ास तौर से भारत, जो कि दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है और आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों पर दुनिया भर में जो एक बहस है, क्या आतंकवाद की एक परिभाषा हम बना पाएंगे? क्या इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित दुनिया बना पाएंगे? बहुत बड़े सवाल हैं जो आज हमारे सामने, और आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। और हमारी इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है और हमारे विशिष्ट मेहमान हमारे साथ बैठे हैं। आइए सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ टीसीआर रंगाचारी साहब हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंगाचारी जी। हमारे साथ कमर आगा साहब हैं जो कि पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत। आलोक बंसल जी हमारे साथ हैं जो कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। स्वागत है। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी जी बैठे हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। स्वागत है। कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ हैं जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत है सिंह साहब। और पुष्पेश पांच जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। तो तमाम जानकार लोग हमारे साथ हैं, जनता जनार्दन हमारे साथ है। कुछ सवाल रखेंगे, कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर इससे पहले आइए ज़रा नज़र डालने आईएसआईएस के इन जो उसके कारनामे हैं और जो उसका खूंखार आतंकवादी स्वरूप है उसकी पृष्ठभूमि पर। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादी हमले करने के बाद फ्रांस, बेल्जियम समेत कई यूरोपीय देश और यहां तक कि अमेरिका पर भी आतंक का साया मंडराने लगा है। सच पूछें तो आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो आईएसआईएस या अन्य दूसरे आतंकी संगठन के खतरे से महफूज हो। आतंक की आग में बुरी तरह झुलस चुके इराक, सीरिया, लेबनान और अब फ्रांस के अलावा रूस भी सिनाई में अपने यात्री विमान गिराए जाने से आतंक का शिकार हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस आतंक की इस लड़ाई में साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया मान चुकी है कि वैश्विक चुनौती बन चुके आतंकवाद को एकजुट होकर ही खत्म किया जा सकता है। फ्रांस ने आईएसआईएस के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। हवाई हमलों के साथ अपने सबसे ताकतवर समुद्री बेड़े को इस अभियान में लगाकर आईएसआईएस को निस्तेनाबूद करने का प्रण लिया। रूस पहले से ही सीरिया की सरकार के साथ है और आईएसआईएस के खिलाफ अभियान में जुटा है। जाहिर है समस्या वैश्विक है तो इसका मुकाबला भी वैश्विक तौर से ही किया जाना होगा। लेकिन सवाल दीगर है कि आतंक, खास तौर से आईएसआईएस जैसे संगठन से मुकाबले में एकजुटता कितनी दूर तक और कितनी वास्तविक हो सकती है, क्योंकि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इस साझा अभियान के प्रण में साफ दरार पड़ने लगी है। ऐसा तब हुआ जब रूस के एक विमान को तुर्की में मार गिराया गया, जिस पर अमेरिका ने तुर्की का पक्ष लिया। रही भारत की बात, तो वर्षों से आतंक के दंश को झेल रहा भारत पूरी तरह से आतंक की इस मुहिम में विश्व के तमाम देशों के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा है। भारत के समक्ष चुनौती बड़ी है क्योंकि उसका पड़ोसी मुल्क आतंकवाद की पनाहगाह जो बना हुआ है और जिसकी समस्त आतंकी गतिविधियां भारत विरोधी ही हैं। यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 80 देशों के जो लड़ाके हैं वो आईएसआईएस में शामिल हैं। तो आईएसआईएस का बढ़ता हुआ दायरा, आतंकवाद का बढ़ता हुआ दायरा और कई ऐसे आतंकवादी संगठन जो सक्रिय हैं और दुनिया को इस प्रकार से उसके नाश करने पर तुले हुए हैं, क्या हम उनका सर्वनाश कर सकते हैं? क्या रणनीति है दुनिया के पास इस समय? टीसीआर रंगाचारी जी हमारे साथ हैं। रंगाचारी जी, जिस तरह से इस समय आईएसआईएस के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, रक्का को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है ये सिर्फ बम बरसाने से खत्म हो जाएगी विचारधारा या आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन? देखिए, हम अभी तो आपने जो मुद्दा उठाया है वो आईएसआईएस का उठाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसे और बुनियादी स्तर पे देखना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद अपने आप में आतंकवाद है। उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग संगठन हो सकते हैं। आईएसआईएस है, कई बोको हराम की बात होती है और तालिबान की बात होती है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, इन सब की, तो ये सब अलग अलग रूप हैं। तो इसलिए जब हम खास करके हिंदुस्तान में
इस चीज़ के ऊपर किसी भी तरह की चर्चा करते हैं तो हमें आतंकवाद के किसी एक संगठन को लेकर के हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इस मसले को हल कर पाते हैं तो हम आतंकवाद जो मूलभूत जो इसका अपना अस्तित्व है हमने उसको ख़त्म कर दिया है। इसलिए हमें जो जूझना पड़ेगा वो आतंकवाद से जूझना पड़ेगा, चाहे वो किसी रूप में हमारे सामने आए। अब बात रही जहाँ तक कि जिस तरह के ये कदम उठाए जा रहे हैं, हवाई बमबारी गोलाबारी वगैरह जितना भी हो, नुकसान ज़रूर होगा, क्षति ज़रूर पहुंचेगी। अभी रूस ने दावा किया है कि उन्होंने कई जो ऐसे पेट्रोल वगैरह के जो इनके जो केंद्र थे और उसको उन्होंने बम से उड़ा दिया है, उसकी वजह से उनका जो आने जाने का साधन है ये सब में उस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये सब अपने आप में छोटी बातें हैं। इसके दो रूप हैं, एक तो वो है जो हम कहें क्रॉस बॉर्डर और दूसरा है जो होम ग्रोन, मतलब कि जो अपने घर में ही पनपा है। अभी कल परसों फ्रांसवा होलांद जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने माना है कि जो पेरिस में हुआ है अभी 2-1 हफ्ते पहले, वो फ्रांस के ही नागरिकों ने फ्रांस के अन्य नागरिकों पर जाकर के हमला किया। तो हमें इन दोनों जो एक कारण है कि एक जो है होम ग्रोन, दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर, इनको देखना होगा। आपने अगर एक को ख़त्म भी कर दिया, ज़रूरी नहीं कि दूसरा ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में इसका विश्लेषण हो सकता है कि इसके क्या कारण है, किस तरह से इनके साथ हम जूझें, किस तरह से इनका उन्मूलन करें। तो ये समस्या जो है ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ बमबारी या हवाई जहाज़ भेज करके या सैनिक किसी तरह के मिलिट्री जो ये है उनका साधन का उपयोग करके हम ख़त्म कर पाए। हमें इसको थोड़ी और इसका विश्लेषण भी करना होगा, जड़ में भी जाना होगा। लेकिन एक निष्कर्ष जो हम सबको जिस पर कि मैं समझता हूँ कि सबकी एक एग्रीमेंट होनी चाहिए, सब सहमत होने चाहिए, वो ये है कि आतंकवाद किसी भी रूप में उभर के सामने आए, हमें सब उसे साथ मिलके जूझना है और उसे ख़त्म करना है। जी, हमारे साथ कमर आगा साहब बैठे हैं। कमर आगा साहब, अगर आईएसआईएस की हम बात करें तो जिस प्रकार का उसका दायरा बढ़ रहा है, जिस तरह की फंडिंग उसके पास आ रही है, रूस का कहना है कि साहब 40 देश ऐसे हैं जो कि मदद मुहैया करा रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं। उनका कहना है कि G20 में देश शामिल हैं। कुछ सहज अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कौन होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं कि कुछ देश शामिल हो जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से हमने देखा है कि आतंकवादियों को पालने पोसने में मुल्कों का हाथ रहता है। तो जब तक ऐसा रहेगा, आपको लगता है कि हम वाकई कोई रणनीतिक लड़ाई आतंकवाद के प्रति छेड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनका गठन किसी न किसी देश की मदद से हुआ है, और अधिकतर जो इनके गठन हुए हैं वो हमारे पड़ोसी देश ने किए हैं, और यहीं से बाकी जगह जाके फिर इन्हीं ने ऑपरेशन किया है। तो ये, और इनको आज भी इनको सपोर्ट किसी न किसी देश से मिलती है। आईएसआईएस को एक नहीं बल्कि कई देशों की सपोर्ट हासिल है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जितने भी देश हैं, ये सभी देश इनको अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाने के लिए या इनको अपने पॉलिसीज़ को बढ़ाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्षेत्र में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के तत्व बढ़ के उभर के आ रहे हैं। 2 कारण हैं, एक तो ये इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप देखें तो अधिकतर हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान से लेकर मोरक्को तक और उसके बाद भी आगे चाद, नाइजर, माली, ये सब फेल हो रही हैं, कोल्ड वॉर मोल्ड में हैं सभी। ज़्यादातर इसमें अधिकतर हुकूमतें जो हैं ये बड़ी ऑटोक्रेटिक हैं, चाहे कुछ सेकुलर हैं जो जैसे बशर अल असद हैं या इजिप्ट की हुकूमत है, और बाकी सब इस्लाम के नाम पे रूल कर रहे हैं, लेकिन है सबका नेचर एक ही है। उसकी वजह से बहुत वहाँ पे उपद्रव सा मचा हुआ है, और एक नया फोर्सेस, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये आने नहीं दे रहे। ये आर्मी बैक्ड रिजीम है, उनको तो सप्रेस करने में ये सफल हो जाते हैं, लेकिन ये जो मस्जिदों से या दूसरी जगहों से जो अंडरग्राउंड मूवमेंट इमर्ज होके आ रहा है उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। उसका भी कहीं ना कहीं ये कंट्रीज़ जो है फ़ायदा उठाती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। हमने देखा अफ़गानिस्तान में बनाया गया, फिर उसके बाद लगातार उनका इस्तेमाल लोग करते चले गए। जब तक कि इन देशों के ऊपर जो इनको सपोर्ट करते हैं उन पर सख्ती नहीं की जाए। चारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इसमें कोई 2 राय नहीं, सब मैं समझता हूँ सभी है इसमें। लेकिन जब तक कि इन देशों पे इनको जो पैसा आ रहा है
सप्लाई बंद होनी चाहिए, जो इनको आर्म्स मिल रहे हैं उनमें बंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल नहीं है, इनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको कंटेन किया जा सकता है। ये केवल आतंक के नाम पे है। इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि फितना फसाद यानी अराजकता, ख्यास और अनार्की फैला दो और फिर उसके बाद सत्ता हासिल करने की कोशिश करो। ये इनका बेसिक पर्पस है और बहुत सी कंट्रीज़ इनके पीछे हैं, इसके तहत वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही हैं। तो ये जब तक नहीं रुकेगा, इनकी कंट्रीज़ जो इनको ट्रेनिंग दे रही हैं, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, उन पे प्रतिबंध लगने की ज़रूरत है। मेरा इशारा ISI की तरफ है जो जननी है। देखिए 2 टाइप की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक का ताल्लुक सीधा जो है वो है पाकिस्तान बेस्ड, जो वहाँ से निकली थी, सभी पाकिस्तान बेस्ड हैं। एक तो हैं जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट की हैं, जैसे उसमें आ जाती हैं ये तालिबान हैं और बहुत से हैं, लश्कर-ए-तैयबा और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनके अलावा जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इंडिया वगैरह में इधर ऑपरेट कर रही हैं। दूसरी है अलकायदा, उससे निकली भी बहुत से ग्रुप हैं जो बढ़ गए हैं अब बहुत से घरों में। ये जो हैं ये वहाबी सल्फ़ी आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जो कि पॉपुलर अरब देश में, तो बहुत सोच समझ के इनका गठन किया गया था। ये सब एक हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मैं अंतर नहीं मानता। और इनका कंट्रोल भी कहीं ना कहीं, ये एक दूसरे को मिलिटेंट भी सप्लाई करते हैं, जुड़े हुए भी हैं, और ये सब इनकी विचारधारा भी एक है। जी आलोक बंसल जी, खासतौर से जैसे अभी कमर आगा साहब ने कहा कि इन्हें ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, इन्हें कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन जो इनका वॉरफेयर है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, जिसमें इंटरनेट का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है, साइबर का इस्तेमाल है, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, लोगों की भर्तियाँ करने के लिए, ये जो एक एलिमेंट है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है जो कि जिसका ये सहारा ले रहा है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये लड़ाई बमों और गोलियों से नहीं जीती जा सकती जी। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसका जो मैदान है वो लोगों के दिलो दिमाग है। अगर कुछ तो आकर्षण है कि 1000 किलोमीटर दूर से बैठा हुआ आदमी बगदाद से आपके कल्याण के युवक को अपना घर बार, माँ बाप को छोड़कर जाने के लिए तैयार कर देता है, तो ऐसा क्या आकर्षण है? पहली चीज़ तो हमें उस विचारधारा को समझने की आवश्यकता है कि वो क्या थियोलॉजिकल वैलिडेशन है। ये एक कट्टरपंथ है, ये जो लड़ाई है ये कट्टरपंथ की लड़ाई है। IS उसका मैनिफेस्टेशन है और वो जो उसका वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं वो अपने धार्मिक धर्म ग्रंथों के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर अल बगदादी अपने आप को खलीफा कहता है। अगर वो खलीफा है तो इस्लाम में उसकी क्या सैंक्टिटी है? तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हर जो मोमिन है वो उसकी बात सुने। तो वो जो आकर्षण है एक खिलाफत का, वो सिर्फ भारत से ही नहीं, यूरोप से, अमेरिका से, आज दुनिया के करीब करीब हर प्रमुख राष्ट्र का नागरिक वहां लड़ रहा है। तो जब तक हम इस आकर्षण को रोक नहीं पाएंगे, जब तक इस विचारधारा को काउंटर करने के लिए हम काउंटर आइडियोलॉजी नहीं प्रोपेगेट कर सकते जो कि इसको विचारधारा को काउंटर करे, तब तक ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। युद्ध पोतों से, विमानों से इसको कंटेन किया जा सकता है, जो रूस कोशिश कर रहा है। जहां तक आपने बोला सब एक साथ हो गए हैं, तो उसमें भी मतभेद हैं। अमेरिका आज भी राष्ट्रपति असद के खिलाफ विरोधियों का समर्थन कर रहा है और उन विरोधियों के साथ अल-कायदा जुड़ा हुआ है। रूस सबका विरोध कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन अभी भी बीच में है, किस तरीके से रूस और अमेरिका के माध्यम में बीच में सुलह कराई जा सके। तो जब तक वैश्विक राष्ट्रों के बीच में एक मत नहीं होगा कि इस समस्या से कैसे निदान पाना है, और यह हमें समझना चाहिए कि IS अन्य आतंकवादी संगठनों से भिन्न है। अल-कायदा कुछ उसकी तरह है, लेकिन अन्य जो संगठन है वो क्षेत्रीय हैं। IS का जो दायरा है वो वैश्विक है, और आज जो है विभिन्न इस्लामिक संगठन इसके प्रति अपना जो लॉयल्टी है बायत ले रहे हैं। जैसे बोको हराम ने अपना एलिजियंस जो है अल-कायदा से शिफ्ट करके IS की तरफ कर दिया, अल-शबाब भी उसकी तरफ जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में कई ऐसे संगठन हैं जो अब IS की तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो हमारे पश्चिमी देश में ही है, पाकिस्तान में, उसके करीब 6 घटक दल जो हैं आज IS के साथ हैं। अफगानिस्तान में नूरिस्तान का इलाका उन्होंने जीत लिया है। तो IS का प्रभाव जो है जिस तरीके से पूरे विश्व में फैल रहा है कि माली से लेके पेरिस तक, और आप
दुनिया भर में जिस तरीके से उसका दायरा फैल रहा है, तो इस गंभीर समस्या को हम सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानकर चलेंगे तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती करेंगे। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। शिवशंकर जी, जैसे कि अभी आलोक जी कह रहे थे, ये विचारधारा का मामला है। क्या हम दिलों और दिमागों को जीत सकते हैं? ये दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। क्या आप मानते हैं कि इस दिल और दिमाग की लड़ाई के साथ ये फंडिंग का जो पूरा का पूरा सिलसिला है, जो पैसा है, वो उसमें एक ऐसे घी का काम करता है जो इस आग को सुलगाता है? क्या आपको लगता है ये जो फंडिंग लाइंस हैं, इनको लेकर चीज़ों को अलग अलग किया जा सकता है? वो देश खासतौर से तेल बेचकर जो पैसा आ रहा है, जो काली कमाई आ रही है, क्या उन लाइंस को हम लोग कट कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही है। एक बहुत नामी टेररिज्म एक्सपर्ट ने बोला था कि आतंकवाद को लड़ने के लिए बहुत कुछ करना है और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉलो द मनी। हाँ। बिना पैसे के कोई भी मूवमेंट अपने को सस्टेन नहीं कर सकता। और आगा साहब ने बोला कि वो नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो मित्र देश है, मैं नाम लेता हूँ। ये देश है सऊदी अरेबिया, ये है कतर। एक तरफ से देखिए, मैं जरा नजर डालना चाहता हूँ इंटरनेशनल हिपोक्रेसी के ऊपर, जिसके वजह से ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है बहुत कमजोर हो रही है। और ये सभी जब भी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी स्ट्राइक होता है, जैसे मुंबई में हुआ, जैसे अभी पेरिस में हुआ, तो हाहाकार मचती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, आतंकवाद को सभी को मिलकर लड़ना चाहिए, और वो रेटोरिक में रुक जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर, जो एक टेररिस्ट स्टेट है, सारी दुनिया जानती है, और सबसे ज्यादा सबूत इसके बारे में अमेरिका के पास है। वो पाकिस्तान को कहता है नॉन नेटो एलाई। हमको थोड़ी मीठी मीठी बातें कहता है, 2-3 सैंक्शंस लगा देते हैं जिसका फॉलोअप कभी नहीं होता। सीरिया में जो आलोक ने बात की, सीरिया में एक तरफ से अमेरिका कह रही है, अब भी जब अमेरिका और रूस में बातें चल रही हैं कोऑर्डिनेशन की, अब भी कह रही है कि पुतिन को पहले बशर असद को हटाना चाहिए, हम दोनों को मिलके। पुतिन कह रहे हैं कि देखिए, जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर थोड़ा सा विक्ट्री हो जाए, उसके बाद बशर असद के बारे में सोचा जाएगा, वो भी सीरिया के नागरिक करेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया है, जो कि सबसे ज्यादा पैसा देता है सीरिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो टेररिस्ट हैं, आईएस का फंडिंग जो करता है। टर्की एक नेटो का मेंबर है, सिर्फ एलाई नहीं, टर्की एक नेटो का मेंबर है। उन्होंने अपना बॉर्डर बिल्कुल खुला रखा था ताकि जो बाहर से आईएस के साथ जुड़ के लड़ना चाहते हैं, टेररिस्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, वो जा सकें, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स हैं सीरिया के साथ। ये जो तेल बिकता है, जिसके वजह से पैसा मिलता है आईएस को, वो टर्की खरीदता है। तो ये देखिए, ये एक देश अगर अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए आगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सिर्फ लिप सर्विस दें, तो ये जो लड़ाई है आतंकवाद के साथ बहुत मुश्किल होगा। बस एक उदाहरण और, एक मूल कारण, ये जो बहुत सारे कारण अब ये हमारे पैनलिस्ट दोस्तों ने बोला, वो सब सही हैं। एक और ये है जो मैंने बोला, ये हिपोक्रेसी के बारे में, जो अपना अपना इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, लिप सर्विस के आगे नहीं जाते। 12 या 15 साल से एक रेजोल्यूशन इंडिया ने टेबल कर रखा है यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म। कुछ नहीं हुआ है, इसका शेल्फ पे पड़ा हुआ है। क्यों? कि उसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ टेररिज्म को पे सबका दस्तखत हो जाए, और जेन्युइनली सिंसियरली अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना चाहें तो वो सोचते हैं उनके हित में नहीं है। तो 2 कारण देते हैं। एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म हो, उसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी का टेररिस्ट दूसरे आदमी का फ्रीडम फाइटर है, वो मुद्दा उसी पे रुक जाता है। दूसरा, वो कहते हैं रूट कॉज ऑफ टेररिज्म निकाला जाए। अब इसमें मैं थोड़ा आलोक से अलग रहूंगा कि जब तक दिल और दिमाग का एड्रेस नहीं किया जाए रुकेगा नहीं। सही है, लेकिन जब तक रुकेगा नहीं तब तक तो आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये इंतजार नहीं कर सकते तो कि वो और आतंकवादी स्ट्राइक्स करें और हम उसे झेलें। ये पॉलिटिकल रुकावटें हैं, हिपोक्रेसी है, जो आतंकवाद के साथ जो लड़ाई करनी चाहिए इंटरनेशनली, उसको रोक रही है। जी, हमारे साथ कर्नल सिंह साहब हैं। सिंह साहब, हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं अभी मुखर्जी जी, और ये बात सही है। ये जो दोहरे मानदंड है देशों के, भारत दशकों से आतंकवाद से, जो कि सीमा पार से पोषित होता है, बढ़ावा दिया जाता है, उसकी वजह से उससे पीड़ित है। आपको क्या लगता है कि भारत की जो ये कहानी है, जो कथा है, इसको किस प्रकार से एड्रेस करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी जब बात आतंकवाद की आती है? देखिए, भारत के अंदर में ही अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। बड़ी खुशी की बात
कि जो लार्जर डिज़ाइन है, आज से 5 साल पहले ये बातें, अगर ये लोग कहते कोई इस पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन बात ये है कि देखिए हम लोग सबको मालूम है कि इसमें पाइपलाइन पॉलिटिक्स का क्या असर है, इसमें ऑयल कंपनीज का क्या ये रोल है। हमको ये भी मालूम है कि ये रशिया यूक्रेन यूरोप पाइपलाइन को सप्लांट की जाने की कोशिश की जा रही है कतर, सीरिया, टर्की, यूरोप पाइपलाइन से, और वो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन आप अगर तमाम अमेरिकन जो कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, और अब इंक्लूडिंग हेनरी किसिंजर, तो आप अगर उनको पढ़े तो वो सारे इंडिया को एक्सटेंशन ऑफ वेस्ट एशिया अभी तक माना है उन्होंने। और ये जो पैन इस्लामिक जो मूवमेंट्स जितने हुए हैं अभी, जैसे कि मान लीजिए अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई सोवियत यूनियन के, क्या हुआ, एक जिहादी मशीनरी तैयार की गई पैन इस्लाम के नाम पे। वो पैन इस्लाम वो डिज़ाइन किसी और का था, तालिबान और यूनिकोल में क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक पैन इस्लाम के नाम पर ये मशीनरी तैयार की गई थी। जब अमेरिकन्स ने अबेंडन कर दिया इस रीजन को कि भाई पाकिस्तान को संभालने के लिए, तो उन्होंने उसमें से एक कोलैटरल निकाला इंडिया के खिलाफ। और ये ISIS का भी अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं, हमको केवल कोलैटरल्स हिट कर रहे हैं। रही बात जो इन्होंने कहा कि क्या ऐसा मतलब आइडियोलॉजिकल अट्रैक्शन है, तो देखिए पैन इस्लामिज्म जो है इट हैज़ आइडियोलॉजिकली बहुत ही मजबूत एक आइडियोलॉजी रहा है, बहुत अट्रैक्टिव रहा है। इवन महात्मा गांधी हैड टू सबमिट, जो राजनीतिक कारणों से किया होगा, लेकिन उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट के टाइम में उन्होंने पैन इस्लामिज्म को पैंडर किया है। अब मैं भारत पे 1 मिनट समय लूंगा कि इसका क्या असर। देखिए अभी कंपटीशन जो है इस रीजन में पैन इस्लामिज्म वर्सेस इंडिया सेंट्रिक के जितने जिहादी तंजीमें हैं उनमें है, और वो नर्वसनेस हफीज सईद और पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट में दिखती है। वो चीज़ जगह जगह हफीज सईद जहां भी वो जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको संभालो, क्योंकि उनको लगता है कि आफ्टर ऑल जो पैन इस्लामिज्म है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ये है। और बाकी अगर समय बचा तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये अब हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। पुष्पेश पंत जी हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, एक भस्मासुर बन गया एक तरह से, अगर मुझे आप पहले ये बता दें कि समय मेरा हिस्से में कितना है, तो उस हिसाब से मैं एक मिनट देखिए, मुझे लगता है मैं लगभग उस तरफ बैठे सब लोगों से असहमत हूँ। कमार भाई बड़े दोस्त हैं, मगर बड़े मृदुभाषी व्यक्ति हैं, वो मित्र राष्ट्र उनको कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा मुखर्जी साहब ने जो बैरी राष्ट्र हैं, शत्रुवत आचरण करते हैं, उनका साफ साफ नाम लिया। तो बैरी तो हमारा पाकिस्तान है जो हमारा सहोदर है, मित्र हमारे सऊदी अरब और कतर वगैरह हैं। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल वाहियात बात है, इसको स्वीकार करना, मेरी भाषा भ्रष्ट है, क्षमा करें, स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान लाख अब्बर हमले करे मगर हमारा हाड़ मास एक है, और जब तक हिंदुस्तान में 12-14 करोड़ मुसलमान बसते हैं, हमारा हित इसमें है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हम सहोदरी माने। बहुत संक्षेप में 1 मिनट, आपने कहा शायद 1.5 हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में है, उसके बाद बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में है, उसके बाद ईरान के शिया हैं जो अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक हैं, जिनके खिलाफ भेदभाव और हिंसा होती है। मुझे लगता है इतना बड़ा तबका अगर दुनिया में मुसलमानों का वो है जो वहाबी मुसलमानों के चक्कर में नहीं फंसता तो सुखी रहता। हमारा इस्लाम, दक्षिण एशिया का इस्लाम और फारस का इस्लाम और दक्षिण पूर्व एशिया का इस्लाम मानवीय है, उदार है, सहिष्णु है, वो सूफी सिलसिले वाला है। इसकी तबाही की है वहाबी इस्लाम ने, सऊदी अरब के आक्रामक इस्लाम के संस्करण ने। हम गलती ये करते हैं कि रंगाचारी मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक होता है। मेरे ख्याल में आतंकवाद तो एक होता हो या न होता हो, मगर उसका एक चेहरा होता है, और वो एक बुद्ध के उपदेशों में है कि जब तीर लगता है तो ये ना सोचो कि तीर कहाँ से आया था, किसने बनाया था, पहले निकालो और उपचार करो। तो मेरे ख्याल में दिल और दिमाग की लड़ाई तो जब जीती जाएगी तब जीती जाएगी, मगर ये मान कर चलिए कि इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ भारत में 1.25 अरब आबादी है, कोई ना कोई सरफिरा ऐसा होगा। और उन्होंने छापामारी का जिक्र किया, आपने सवाल उनसे छापामारी का पूछा। आतंकवाद का युद्ध छापामारी का युद्ध नहीं है, वो बिल्कुल परिष्कृत टेक्नोलॉजी से रणनीति के अनुसार लड़ा जा रहा है, और उसमें आत्मघाती हमलावर दस्ते हैं, तो उसके खिलाफ शायद सुरक्षा असंभव है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप लड़ाई बंद कर देंगे, आप उपचार करेंगे, तत्काल उपचार करेंगे,
और उसका अगर सैनिक दूरदर्शी भविष्य की दृष्टि से सैनिक उपचार नहीं होगा, तब भी आप तत्काल तो अपना कुछ रोकथाम करेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार करने की ज़रूरत है, इसके साथ कट्टरपंथी इस्लाम जुड़ा हुआ है, इसके साथ नस्लवाद जुड़ा हुआ है। जो आज ISIS वाले कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नामर्द लड़ाकू आ रहे हैं जो दक्षिण एशिया से आ रहे हैं, तो अरब ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही इस्लाम की व्याख्या करेंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इस्लामी जगत का जो नस्लवादी तेवर है और इस्लामी कट्टरपंथियाँ है, राजनीतिक समझदारी ये साफ कहने में नहीं होती, मगर स्वीकार करें कि संसार में दो प्रकार के इस्लाम है। एक एशियाई इस्लाम है, दक्षिण पूर्व एशिया का, ईरान का और भारत का, और एक इस्लाम है अरब का, जो अल्पसंख्यक थे, वो अमेरिकी और अंग्रेजों की रणनीति के कारण बन बैठे हैं चौकीदार पाक मदीना और मक्का शरीफ के। जी, कुल मिलाकर इस डिस्कशन में ये निकल कर आ रहा है कि देशों के दोहरे मापदंड हैं आतंकवाद को लेके। क्या ये दोहरे मापदंड दूर हो पाएंगे? जनता जनार्दन की क्या राय है और भारत के रोल को वो किस प्रकार से देख रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा में तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल होते हुए आतंकवाद की। क्या वजह है कि आतंकवाद की एक परिभाषा दुनिया के सभी देश उस पर आज तक सहमत नहीं हुए? क्यों देशों के बीच में दोहरे मापदंड हैं? क्या हम आतंकवाद से लड़ पाएंगे, उसका मुकाबला कर पाएंगे और दुनिया की मानवता को बचा पाएंगे? आइए जरा जनता जनार्दन की राय ले लें, वो क्या समझते हैं इस बारे में। जी, किसने हाथ उठाया था? हाँ, आप बोलो, बताओ। अभी हाल में ही पेरिस में हमले हुए थे, जिसके मास्टरमाइंड को 150 घंटे, लगभग 150 घंटे के अंदर मार गिराया गया। वही अभी कल ही वर्षी थी 26/11 की, जिसके मास्टरमाइंड हामिद सईद है। अभी भी वो खुला आज़ाद घूम रहा है। तो वो क्या कारण है जो अभी तक भारत ने इसके ऊपर कोई मतलब कि बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, उनको सजा नहीं मिली है? क्या भारत सक्षम नहीं है? ओके जी, हाँ जी, इतनी बड़ी सुपर पावर्स दुनिया में हैं, क्यों हम आतंकवाद की जड़ में पहुंचने में असफल रह जाते हैं? क्यों हम आज भी ये कहते हैं कि इनको हवाई हमलों से या बमों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ISIS, लादेन या इन सबको हम वार्तालाप के टेबल पे बुला के कुछ समझौता कर सकते हैं? बड़ी अजीब सी बात लग रही है। सभी मुल्क अगर आपस में बैठ के इस बारे में चर्चा करें तो शायद इसका हल हो सकता है। हाँ, माइक लीजिए, बोलिए। मेरा क्वेश्चन आलोक सर है कि जो एजुकेशनल एक्टिविटी है, क्या उनको प्रमोट करके ISIS का इन्फ्लुएंस कम किया जा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट के थ्रू वो यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सवाल तो बनता है जो कि मेरे ख्याल से रंगाचार्य जी आप जवाब देना चाहेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि क्या हम किसी ऐसी टेबल का इंतजार कर रहे हैं जहां आमने सामने बैठेंगे, आतंकवादी बात होगी, या जो इसने एक प्रश्न उठाया कि हाफिज सईद आज भी खुला छुट्टा घूम रहा है पाकिस्तान में। हम जैसे हमने देखा कि पेरिस में जो मास्टरमाइंड था उनको उन्होंने पकड़ गिराया। क्यों नहीं भारत इस तरह की किसी भी कार्रवाई में आ पाता जिससे हम इन आतंकवादियों का नाश कर सके? हम तो जहाँ तक मुझे हिंदुस्तान की सरकार का की जो नीति रही है वो यही है कि आतंकवादियों के साथ में आप बातचीत करके मसले सुलझा नहीं सकते। अब उसमें आप ले लें, इसीलिए हम तालिबान वगैरह की जब बात करते हैं हम कहते हैं कि भाई यू कांट हैव गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो आतंकवादी, उसमें अच्छे बुरे का इस तरह से हम कोई फर्क ढूंढें तो वो कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात, जहाँ तक कि हाफिज सईद का सवाल है, अभी जैसे आप भी कह रहे थे कि जब किसी न किसी देश का एक तरह से संरक्षण होता है तो अब या तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान चाहे तो वो फौजी तरीके से या किसी और तरीके से जा कर के पाकिस्तान में घुसे हो, उसके बाद अपने आप जो है कानून अपने हाथ में लेकर के जो कार्रवाई करनी है वो करें, या आप ये कह सकते हैं कि साहब आप पाकिस्तान से कहें कि इसके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए। और ये बात तो भारत सरकार ने बहुत बार कही है, कहते जा रहे हैं, निरंतर कहे जा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि साहब ये जो संगठन है या जो व्यक्ति हैं ये इन सब चीज़ों में इनका कोई दखल रहा है,
तो फिर ये बात बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी आलोक जी, क्या कहते हैं आप, खास तौर से जैसे हाफिज सईद की इन्होंने बात उठाई, हम जानते हैं कि जब भी पश्चिम मुल्क पर कुछ होता है तो जिस तरह की एकजुटता दिखाई जाती है, जिस तरह की बात कही जाती है, जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाती है, वो तब नहीं दी जाती जब पाकिस्तान से फैलाया जा रहा आतंकवाद से भारत ग्रस्त होता है। ये जो दोहरे मापदंड हैं दुनिया के भी, उस पर कोई बात नहीं हो पाती। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो जहाँ तक सवाल हाफिज सईद का है, पेरिस हमले का जो आतंकवादी था वो यूरोप के अंदर ही था और उसको मार गिराया गया। अब हमारे यहाँ जिसने हमला करवाया वो हमारे पड़ोसी देश में है, पुष्पेश जी उसे सहोदर कहते हैं, वो अलग बात है। पर जब किसी अंग में गैंग्रीन हो जाता है तो उसे विभाजन के बाद नहीं, जब किसी अंग में गैंग्रीन हो जाता है तो उसे काट दिया जाता है, तो वो अलग बात है। तो वो है, लेकिन वहाँ पे उसको पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है। जब मैंने कहा कि बम और बंदूकों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, तो मेरा इसका मतलब ये नहीं था कि उनको टेबल पे बैठा के बातचीत की जाए। मैं ऐमन अल जवाहिरी या अल बगदादी से बात करने के फेवर में नहीं हूँ, पर मेरा ये कहना है कि आप बमों और गोलियों से आतंकवादियों को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को नहीं खत्म कर सकते। सोचने की बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर से कोई आदमी इंटरनेट के माध्यम से अगर एक लड़के को अपने माँ बाप घर बार को छोड़ने पर विवश कर देता है तो उस विचारधारा के आकर्षण को हमें समझना पड़ेगा। आपने एजुकेशन की बात की कि क्या शिक्षा के द्वारा इसको काउंटर किया जाता है। यह बात समझने की है कि जितने भी लोग भारत से आईएस में गए या जाने की कोशिश कर रहे थे वो सब शिक्षित नौजवान थे, कॉलेज गोइंग थे, मध्य वर्गीय परिवारों से थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गरीब परिवार का था, बल्कि जो व्यक्ति पहला आईएएस के लिए मरा जो मध्य पूर्व से गया था वो बीटेक एमटेक लंदन से था और एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट का बेटा था। तो ये कहना कि शिक्षा से दूर हो जाएगा, एक काउंटर विचारधारा देने की आवश्यकता है जो इसको इस कट्टरपंथी विचारधारा से आप इससे पहले कि अपनी कुछ बात रखना चाहें, एक बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनता है आतंकवाद के खिलाफ, क्या भारत को उसमें शामिल होना चाहिए? क्या उससे हमारी आतंकवाद की समस्या सुलझ सकती है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आतंकवाद की बात होती है तो आतंकवाद आतंकवाद है, उसमें आप पीछे नहीं हट सकते। क्या आपको लगता है इस तरह के गठबंधन में भारत को शामिल होना चाहिए? ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा होक्स है। ऐसी चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है। पाइपलाइन पॉलिटिक्स आप करें, असर हमको हो। कोल्ड वॉर का आखिरी लड़ाई आप अफगानिस्तान पे करें, असर हम पे हो। और आपको मैं बता दूं, ये अभी अभी राहील शरीफ साहब अमेरिका गए थे और उनका क्या खैर मकदम हुआ। पहली बार अमेरिका के इतिहास में किसी मतलब यूएस कांग्रेशनल कमेटी के सामने इन्होंने इंटरैक्ट किया राहील शरीफ ने। तो ये आप देखिए, इनके आप चक्कर में ना पड़े। देश आपका है, आपको बचाना है। जहाँ तक ISIS की बात है तो देखिए वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मेरा जो अपना असेसमेंट है कि वो इसके बाद वो पेनी पैकेट्स में डिस्पर्स हो जाएंगे। और किसके साथ हो सकता है, आपके बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स के साथ अलाइन करना शुरू कर दें, कुछ पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स के। तो ये नेबुलस जो ये एंटिटीज होंगे, ऑटोनोमस एंटिटीज, उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि सभी एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ISI वाले ऐसा क्या करते हैं कि इंडिया में बैठा एक कॉमन मैन उनकी बातों में आ जाता है और एक स्लीपर बॉम्बर बन जाता है। जी, इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ और देखें क्या क्या बात लोग रखना चाहते हैं। हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। मैं टेररिस्ट विक्टिम्स और टारगेट्स की बात करना चाहती हूँ कि क्या टेररिस्ट के कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो उनके निशाने पे है, और विक्टिम्स के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ है, और सीरिया रिफ्यूजीज़ के लिए हम क्या करेंगे, और टर्की बॉर्डर अब सील्ड है, सीरिया रिफ्यूजीज़ के लिए हम क्या करना चाहिए? ओके, ये बात कर रही हैं जो कि आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवाद और उनसे पीड़ित लोगों की और बात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। आप बोलिए। जो भी अभी टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है इसका इन्फ्लुएंस कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ऑन द पेपर तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका इन्फ्लुएंस चल रहा है। जैसे कि टर्की को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और इधर रसिया बोल रहा है कि मैं टेररिज्म को ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसमें पूरा वर्ल्ड को एकजुट होना पड़ेगा। और यहाँ अमेरिका आगे आ रहा है, फिर पीछे हट रहा है। तो यहाँ हम लोग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से आगे निकल के आना होगा। ओके, हाँ जी साहब। मैम, जैसे सर ने पैन इस्लामिज्म की बात की,
तो रिलीजन और टेररिज्म में क्या रिलेशन है और उससे कैसे उसका सोल्यूशन क्या है? जी, मेरे ख्याल से कमर आगा साहब से एक रिएक्शन यहाँ पे बनता है, इस्लाम को आतंकवाद से अलग कर देखना चाहिए। जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं कि ऐसी एक कोशिश देश में चल रही है और ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे इन चीज़ों को साफ साफ अलग करके उनके ही परिप्रेक्ष्य में उसका आकलन किया जाए। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी धर्म का टेररिज्म से कोई मतलब नहीं होता और इस्लाम में तो बिल्कुल है ही नहीं, इस किस्म की बातें ही नहीं है। एक नया इंटरप्रिटेशन जो वहाबी सल्फी लेके आए हैं, ये पुराना है, ये आज का नहीं है, इससे पहले भी आ चुका है। ये इस्लाम में एक करंट है जो हमेशा रिकर करता रहता है, आता रहता है, हमेशा 200-400 साल पे हमने देखा। ये पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी आया। सऊदी अरबिया का गठन भी इसी तरीके से हुआ था और इस तरह के बहुत पहले, इससे पहले भी इस तरह की वाक़े हुए हैं, एक नहीं है, बहुत से हैं। तो ये इनको बिल्कुल अलग करना। देखिए, धर्म का स्टेट से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप धर्म को स्टेट से जोड़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इस्लाम धर्म स्टेट के लिए नहीं आया है, इस्लाम धर्म आया था सोसाइटी के लिए। और धर्म जो होता है वो स्टेट से कहीं ऊपर होता है, हर धर्म वो बहुत ऊपर होता है और उसको कोशिश ये की जा रही है स्टेट में समेटने की, उसकी वजह से क्राइसिस आ रही है। इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती, इस्लामिक वर्ल्ड बन सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि भाई एक ज़माने में, किसी ज़माने में पूरा वर्ल्ड हो जाए तो बात दूसरी, अगर आपके अच्छे आचरण हो सकता है कि बहुत से लोग एक्सेप्ट करें। लेकिन ये कि इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक इस तरह की जो बातें आजकल हो रही हैं बनाने के लिए स्टेट, ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से बहुत टेंशन्स आ रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, कुरान जो है वो सब के लिए आया है, एक स्टेट विशेष नहीं है, वो सब के लिए आया है। और बुक जो है वो है स्टेटिक, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये उसका इंटरप्रिटेशन समय के हिसाब से होता रहता है और ज़्यादातर स्कूल ऑफ थॉट जो इस्लामिक हैं वो इसके खिलाफ हैं आतंकवाद के, वो इस तरह से इंटरप्रेट भी करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी समय से उसका इंटरप्रिटेशन ही बंद कर दिया इन लोगों ने और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जी हाँ, ओके। My question is actually ISIS, they are like pro-Sunni group and they have been very brutal towards the Shia. So like this fight is not only like between religions, but it is inside the religion itself. And my thinking is like because of this divide in the inside the religion between Shia and Sunni, maybe like they are thriving more, and the Sunni radical जो fundamentalist ideology है, that is like being attracted to the people all around the world. That's why the recruits are coming and like willing to join ISIS. So is it one of the cause for like their thrive? Okay, जी बोलिए। जैसे कि पेरिस में अटैक हुआ, हमको पता है सबको, उसके बाद एक हफ्ते बाद माली में अटैक हुआ, जिस ग्रुप ने किया उसका एलिजियंस अलकायदा से है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ISIS और अलकायदा आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं नंबर 1 बनने के लिए, इस तरह का भी कुछ चल रहा है। ओके, हाँ, इधर दे दीजिए। हाँ, जिसने नहीं बात करी अभी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली कंसिडरिंग वर्ल्ड में हिपोक्रेसी है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, एंड देयर इज़ अ कंपटीशन फॉर डोमिनेंस बिटवीन USA and Russia. Can there be an actual comprehensive strategy to fight terrorism, या फिर it's all a virtual thinking that has been going on? Okay. हाँ। सर, जिस हिसाब से अभी देश में लगभग हम लोग 3 फ्रंट देख रहे हैं, एक ISIS और उनके सपोर्टर्स, एक अमेरिका जो दो फेस दिखा रहा है, और तीसरा है जो रशिया। तो क्या हम ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है? ओहो, आप कहाँ पहुँच गए? ओके जी हाँ बोलिए। Sir, we are talking about ISIS, which is confined to the Middle Eastern or the West Asian region that we call. So my question is, we spoke about US and Russia as well, but then what about Israel, one of the nations which has been perpetually fighting terrorism ever since its existence? So what role does it have to play with regard to fighting ISIS? जी, फाइनल कमेंट्स में हम ये सारे सवाल उठाएंगे। जी हाँ बोलिए। मैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र पंत की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो अरब का इस्लाम है और जो दक्षिण एशिया का इस्लाम है बिल्कुल अलग है। और अब हम भारत के संदर्भ में आते हैं तो हमारा सदियों से कंपोजिट कल्चर रहा है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब है हमारी। तो इसमें जो हमारे भारत में जो धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका कितना बड़ा रोल है, क्या रोल हो सकता है कि यहाँ के मुसलमानों को समझाने में कि वहाँ जो वो फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम अलग है और जो यहाँ का इस्लाम है वो अलग है। हम कंपोजिट कल्चर में रहते हैं, कैसे मतलब कितना उनका बड़ा रोल हो सकता है इस यहाँ के भारतीय मुसलमानों को समझाने में? जी तो जनता जनार्दन ने अपनी बात रखी, कुछ सवाल भी रखे। फाइनल कमेंट्स में कोशिश करेंगे कि हमारे विशेष मेहमान इस पर अपनी टिप्पणी दें, अपना जवाब दें। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में।
Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. चर्चा में आज हम बात कर रहे थे वैश्विक आतंकवाद की, जो कि दिनों दिन जिसका दायरा बढ़ रहा है और देशों की क्या कुछ रणनीति है और भारत का क्या कुछ रोल है आतंकवाद से निपटने के लिए, और जो झेल रहा है आतंकवाद उसके लिए दुनिया का क्या कुछ जवाब है, इस पर हम बात कर रहे हैं। फाइनल कमेंट्स लेते हैं मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। पुष्पेश जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे और खासतौर से भारत को दृष्टिगत रखते हुए? देखिए, वहाँ से एक बड़ा अच्छा सवाल आया था कि जो आतंकवाद के शिकार होते हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। आतंकवाद की जड़ की बात से रगा भाई ने बात शुरू की थी। हर आतंकवादी कहता है कि वो किसी न किसी हिंसा का शिकार है, इसलिए उसका हथियार उठाना जायज़ है। वो माओवादी हो सकता है, वो इस्लामी कट्टरपंथी हो सकता है। किसी ने जिक्र किया कि इसराइल लड़ रहा है बड़े दिनों से आतंकवाद से। मध्य पूर्व में आतंक की जड़ फिलिस्तीनियों को घर से खदेड़ कर उसने खुद तैयार की हुई है। तो मुझे लगता है पहले तो ये बात सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अब आखिरी टिप्पणियों में तो सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, मगर जब तक बात आलोक भाई के पास पहुंचेगी, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता था कि उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई और रेखांकित की कि एक काउंटर विचारधारा होनी चाहिए जो दिल और दिमाग जीत सके। तो कट्टरपंथी तो जुनूनी जिहादी पैदा कर सकती है, तो वो कौन सी विचारधारा उनके दिमाग में है जो वैकल्पिक वैश्विक स्तर पर हो सकती है, जो कट्टरपंथी जिहादी इस्लाम का मुकाबला कर सकती है? मेरे ख्याल से आलोक जी जरूर इसका जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंह साहब, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, यहाँ की हुकूमत ने, मैं आपको बताऊँ, बड़े सराहनीय तरीके से ये पूरी ISIS मामले को हैंडल किया है। दे हैव डेल्ट विद फुल मैच्योरिटी, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए इस बात में। दूसरी चीज़ है कि इसका क्या हल है हमारे मिट्टी को देखते हुए। तो देखिए, हमको ये सवाल पूछना होगा कि ये जो कौमी एकता है, क्या हम इतने साल में कन्वर्जेंस की तरफ आए हैं या डाइवर्जेंस की तरफ गए हैं, और वो डाइवर्जेंस क्यों हुआ है? अगर डाइवर्जेंस हुआ है तब कहीं हमारा नज़रिया उधर तो नहीं था, अरब की तरफ? तो 80% यहाँ पर जो लोग हैं वो सब इसी एक ही धर्म के लोग थे। तो हमारे लिए कन्वर्जेंस कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो जब आप उस कन्वर्जेंस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। ये इसी मिट्टी से ये लोग निकले हुए हैं। वो अरब भाषा नहीं जानते हैं, वो हिंदुस्तान की भाषा जानते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इस पे ये नैरेटिव को अगर इस तरीके से किया जाए, और तमाम ये पॉलिटिकल पार्टियां और बाकी लोग, ये पता नहीं इनको डाइवर्जेंट नैरेटिव बहुत अच्छा लगता है, तभी ये इलेक्शन में ओसामा बिन लाडेन लुक अलाइक को लेके घूमते हैं और कोई हफीज साहब बोलता है। तो कन्वर्जेंस की बात करें, बहुत मुश्किल नहीं है, था कन्वर्जेंस हमारे यहाँ। जी मुखर्जी जी, खासतौर से अगर हम UN की बात करें, अभी सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि ISIS के खिलाफ देशों को प्रयास करना चाहिए। UN की आप क्या भूमिका देखते हैं इस आतंकवाद की इस पूरी बहस में? इसका जवाब कोशिश करता हूँ, लेकिन एक चीज़ अंडरलाइन करना चाहता हूँ जो एक स्टूडेंट ने यहाँ रेज किया, शिया वर्सेस सुन्नी का क्या रोल है इसमें। देखिए, IS का प्रेजेंट डे जो वो है, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रेज की। ये शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक मूल कारण है इस समय की जो वेस्ट एशिया में टेररिज्म हो रही है। जब इराक को बेवजह अमेरिका ने अटैक किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एक्सक्यूज पे, जो बाद में उन्होंने खुद बोला कि झूठ था। कोलिन पावेल ने UN में बोला मुझे झूठ कहा गया था और मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन उसके विड्रॉल के बाद जो एक स्टेबल कंट्री था, चाहे जितना भी बुरा आदमी था सद्दाम हुसैन, एक सेक्युलर स्टेबल देश को एक क्रूसिबल बना दिया गया टेररिज्म के लिए। और वो जब ये माइनॉरिटी सुन्नी रजीम सद्दाम हुसैन का गिरा, उसको रिप्लेस किया एक मेजॉरिटी शिया रजीम ने। तो ईरान से लेके इराक तक एक शिया कॉन्ग्लोमरेशन बना। उसके खिलाफ उनका जो सबसे बड़ा ये खतरे को जो सबसे बड़ा खतरा मानते हैं वो सुन्नी सपोर्टर्स जो हैं वो हैं सऊदी अरेबिया। इन्होंने जैसे कहा द वहाबिज्म डिफेंडर्स ऑफ द फेथ,
जो चाहते हैं कि सारा शारिया लॉ पे आधारित हो, बेसिकली वो सब कुछ नहीं है, वो एक सत्य का इट्स अ क्वेस्ट ऑफ पावर। तो ये और इस समय जो झगड़ा हो रहा है उसमें बिहाइंड द सीन्स यही है, जो बशर अल असद जो रेजीम है, क्योंकि सुन्नी मेजॉरिटी देश में भी वो एक अलवाइट रेजीम है। अलवियाँ जो हैं वो एक सबसेक्ट हैं शिया के, उनका हमेशा ईरान के साथ, मैं पोस्टेड था डमास्कस में 40 साल पहले, उनका ईरान के साथ हमेशा एक लिंक रहा है, पॉलिटिकल और रिलीजियस सपोर्ट रहा है। इस समय ये जो आतंकवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, इसमें शिया सुन्नी का जो फेस ऑफ है ये बहुत ज़बरदस्ती तरीके से मौजूद है। फाइनली आपने जो यूएन की बात की, दिस रेजोल्यूशन हैज़ नो मीनिंग व्हाटसोएवर, क्योंकि ये एक यूएन का यूजुअल रेटोरिक है कि हाँ सबको अच्छा होना चाहिए, माँ का दूध पीना चाहिए, चीनी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर चैप्टर 7। इट डज नॉट ऑथराइज एनीबडी, किसी को हक नहीं दिया गया कि आतंकवादी को एक्चुअली अटैक करें यूएन के अम्ब्रेला के नीचे, यूएन ट्रूप्स वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, कुछ नहीं। ये एक स्टेटमेंट है कि आतंकवाद बहुत बुरी चीज़ है, सबको आतंकवाद से लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बट इट हैज़ नो मीनिंग व्हाटसोएवर। इस आतंकवाद के लड़ाई के लिए ये जो एक्सप्रेशन है यूएन का, ये 50 बार नहीं 500 बार या 5000 बार कहा जा चुका है हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इसका कोई माने नहीं है। इसका कोई माने नहीं है। आलोक जी, मेरे ख्याल से पहले तो आप जवाब देना चाहेंगे जो पुष्पेश जी। या मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर आप दैश या जैसे इस्लामिक स्टेट कहते हैं, अगर आप उसकी विचारधारा देखें, वो कहीं भी फ़िलिस्तीन की बात नहीं कहते, वो कहीं भी ये नहीं कहते कि हमारे खिलाफ हिंसा हुई इसलिए हम हिंसा कर रहे हैं। वो जो विचारधारा है वो एक वैश्विक इस्लामिक अमीरात बनाने की विचारधारा है। हाँ। और इसका वो जो जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं वो हदीस और उसके बीच में ढूंढते हैं। उनका ये मानना है कि एक वैश्विक इस्लामिक अमीरात बननी है। ये कहते हैं कि हदीस है जिसके हिसाब से खुरासान की लड़ाई के बाद एक वैश्विक इस्लामिक अमीरात बनेगी और इसके तरफ वो कार्य कर रहे हैं। वैकल्पिक विचारधारा की बात की गई, तो यहीं पे मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि दक्षिण एशियाई इस्लाम हमेशा उदारवादी रहा है और अरब इस्लाम जो है कट्टरपंथी रहा है। अब्बासिद खिलाफत के ज़माने में 27 साल इस्लामिक विश्व में महना चला, जिसके दौरान यह माना गया कि कुरान शरीफ जो है रिवील्ड नहीं क्रिएटेड है और उसको कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए, मतलब उसको मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से उसका वो है व्याख्यान करना चाहिए। 27 साल तक जो लोग बोलते थे कि कुरान रिवील्ड है उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है। उसी तरह भारत में भी शाह वलीउल्लाह हुए जिनकी विचारधारा से प्रभावित होकर वहाब अब्दुल वहाब और आगे बढ़ा। तो ऐसा नहीं है, वैकल्पिक विचारधाराएं तैयार की जा सकती हैं। इस्लाम के अंदर ही काफी आपको दोनों तरीके डाइवर्जेंट व्यूज मिलेंगे। और अगर आप देखें तो हजरत मोहम्मद साहब की निधन के बाद से ही अगर आप देखें तो पहले 4 रशीदुन खलीफाओं में से 3 की हत्या की गई और जिसने हत्या की वो सोचता था कि वो बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है। तो ये विचारधारा में जो विभिन्नता रही है वो शुरू से रही है। तो वैकल्पिक विचारधारा आज उपलब्ध है, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और वो की जा सकती है। कमर आगा साहब, अभी जो बात हो रही थी कि टेररिज्म के ऊपर एक कन्वेंशन, भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि इस तरह का एक कन्वेंशन होना चाहिए, लेकिन उसके प्रति देशों की सहमति नहीं बन पाती। प्रधानमंत्री ने अभी भी दोहराया कि क्यों नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में इस तरह की सोच कहीं उजागर हो सकती है दुनिया की सोच में? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अभी यात्राएं थीं कई देशों की, उसमें उन्होंने दोबारा से इस मसले को उठाया। G20 में भी रखा, फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी और यूएन में भी उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं अभी, फिर उसके बाद सिंगापुर और मलेशिया में भी इस बात को रखा, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है इसमें। वही जैसे कि एम्बेसडर साहब बता रहे थे अभी कि उसी के ऊपर नहीं कि क्या मतलब परिभाषा होनी चाहिए आतंकवाद की, उसी को लेके कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, भेदभाव बना हुआ है। लेकिन कोशिश है, बहुत से मुल्क चाहते हैं, रशिया भी चाहता है और बहुत से लोग जो पीड़ित हैं। दूसरी बात मैं एक ये और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद से मिडिल ईस्ट में केवल वो देश पीड़ित हैं जो सेकुलर थे, जो उससे लड़ रहे थे, चाहे वो इराक हो या लीबिया हो। लीबिया पूरा नॉर्थ अफ्रीका में रोके हुए था इस मूवमेंट को, गद्दाफी अकेला। मैं गद्दाफी का कोई शुभचिंतक नहीं, मैं उनका बहुत समर्थक नहीं हूँ, लेकिन वो अकेला इस मामले में था जो रोके हुए था। इराक में इसी तरह सद्दाम हुसैन या उसके बाद की भी रिजीम ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ थी, वो रोके हुए थी, वहाँ की गद बनी। फिर उसके अलावा हमने देखा सीरिया की अकेली सेकुलर आर्मी थी, जो लास्ट आर्मी थी जो इससे लड़ रही थी इस आतंकवाद से। और उस पूरे क्षेत्र में अगर वो भी वहाँ पे जो दशा हो रही है उसकी। चौथा ईरान था।
जो इसके ख़िलाफ़ था शुरू से, इस विचारधारा के और इन लोगों के, उससे बराबर इनका समर्थन उन ग्रुप्स को कर रहा था अफ़गानिस्तान में जो इनसे लड़ रहे थे, या दूसरी तमाम अभी इराक़ में या सीरिया में उनका समर्थन। सभी देशों पे या तो रिजीम चेंज की पॉलिसी लगाई गई या प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से बढ़ा। देखिए, शिया सुन्नी का जहाँ तक मसला है वो इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। शिया सुन्नी का झगड़े को यूज़ किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ाने में, उसको प्रमोट करने के लिए। ये लोग हमेशा से एक साथ रहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं थी वहाँ पर। एकदम से सद्दाम हुसैन के गिरते ही सऊदी अरबिया और दूसरों देशों को लगा कि अब सत्ता बदल जाएगी, और उन्होंने कहा कि हम लोग कभी इस हुकूमत को जो इराक़ में बनी है मेजॉरिटी या डेमोक्रेसी आई, उससे उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको थ्रेट हो गया है, इस धर्म से थ्रेट हो रहा है, और ये इसलिए शिया सुन्नी का इस्तेमाल किया गया। रंगाचारी जी, अभी किसी ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह के हमले दुनिया भर में आतंकवादी कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा। ये बात लोग करने लगे हैं, क्या इसका कोई आधार है? फाइनल कमेंट्स में आप अपनी टिप्पणी में क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब खास करके पिछले दो विश्व युद्ध के बाद में लोगों को इतनी अकल तो आ गई है कि अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें कोई जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे सब के सब। लेकिन मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ, वो खास करके अपने भारत विशेष के दृष्टिकोण से, और मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ तक आईसिस का सवाल है शायद उस पर भी ये लागू हो सकता है। सबसे पहली बात ये है कि आज से कोई 12 साल पहले जब जर्मनी के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति योहानेस राव यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर 30 जनवरी मार्ग पे गांधी भवन जो है वहाँ पर एक बहस हुई थी, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि गरीब, ये जो अभी बात हो रही थी कि इसके मूल कारण क्या हैं, रूट कॉजेज़ क्या हैं, उस वजह से कह रहा हूँ। तो गरीबी वगैरह जो है इससे वजह से आतंकवाद का ये पनपता है। उसमें कोई 15 लोग थे हिंदुस्तान के, अलग अलग तबके के लोग थे, और उन्होंने सब ने ये कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद हिंदुस्तान में ही होता, आतंकवादी हिंदुस्तान में ही होते। और बहुत कोशिश की उन लोगों ने ये समझाने के लिए कि हमें इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। गरीबी और आतंकवाद का ताल्लुक जो है ये बहुत ही मैं समझता हूँ कमज़ोर। दूसरी चीज़ जो हम अभी बात कर रहे हैं कि सारा विश्व एकजुट होकर के इससे लड़े, इससे पहले हमें ये सोचना चाहिए क्या हम अपने समाज में ही, हिंदुस्तान में एकजुट हैं। अब देखिए, एक उदाहरण देता हूँ कि फ्रांस में ये पेरिस के जो हुआ अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले, फ्रांसवा होलांद जो उनके राष्ट्रपति, उन्होंने तो एक इमरजेंसी का ऐलान किया। कुछ सवाल भी उठे कि साहब कहाँ तक के इससे ह्यूमन राइट्स वगैरह पे असर होगा। अगर हमारे यहाँ होता तो हमें सोचना चाहिए कि क्या उस पर कुछ ऐसे लोग नहीं होते जो सांप्रदायिक या धार्मिक या राजनीतिक वजह से उसकी आलोचना करते कि नहीं साहब इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी। तो हम खुद अपने आप में एकजुट हैं कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ। और तीसरी चीज़ जो है कि ये बातचीत, ये भी सवाल उठा कि क्या हम बातचीत वगैरह कर सकते हैं। जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, और हिंदुस्तान मैं मानता हूँ कि चाहे कितनी भी असहिष्णुता वगैरह की बात हो रही हो, हिंदुस्तान अभी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में चाहे किसको किसी भी वजह से कितनी भी ज़्यादा शिकायत हो, ये बातचीत के ज़रिए इसको बात बाहर लाई जा सकती है और उसका हल ढूंढा जा सकता है। और जब बात ऐसी हो जाती है कि उस दायरे से बाहर हो जाती है, और हमारे यहाँ हुआ है, उस वक्त आपके पास में उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसलिए हम ये तीनों बातें जो हैं, गरीबी, दूसरी चीज़ जो हमारे आपस में एकजुट होने की बात है, और तीसरी डेमोक्रेसी, ये तीनों मैं समझता हूँ कि आईसिस और ये जो कंट्रीज है जिनमें आईसिस का अभी कुछ प्रभाव है, इन पे भी मैं समझता हूँ कि लागू होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वैश्विक आतंकवाद के कारणों की हमने आज चर्चा की, और जैसे कि रंगाचार्य साहब ने कहा कि दुनिया एकजुट हो सकती है क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए, उसके सर्वनाश के लिए, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम खुद एकजुट हैं इस मसले पर। ये एक सवाल उठाया गया। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।